हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 अगस्त। तो सबसे पहले आप सभी को दोस्तों स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज दोस्तों 77वां स्वतंत्रता दिवस है। तो आप सभी को सबसे पहले तो ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ही के दिन अपना देश आजाद हुआ था, आप सब जानते हो। तो एक रिक्वेस्ट है, जहां भी लिखना 76 मत लिखना गलती से। 77वां स्वतंत्रता दिवस है और 76 साल पूरे हो गए हैं। इसको लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। ये कंफ्यूजन दूर कीजिए और सभी जगह शेयर पोस्ट वगैरह तो करिए ही। तो आप सभी को एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के दिन में हम लोग देखेंगे आज के दिन के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम के लिए उनको, और बहुत ज्यादा डिटेल कंटेंट के साथ होने वाला है। काफी सारे रिवीजन पॉइंट्स भी लिए गए हैं, तो आपको निश्चित ही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी वीडियो। शुरू करते हैं सबसे पहले रिवीजन से अपना। जैसा कि आप जानते हो रिवीजन हम लोग करते हैं सबसे पहले। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। ये 14 अगस्त को मनाया जाता है। एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का खिताब इंडिया ने जीत लिया है। इसके अलावा आरबीआई ने यूपीआई लाइट पेमेंट की लिमिट 200 रुपए से बढ़ा करके 500 रुपए कर दी है। और 50 मिलियन मैट्रिक टन का कार्गो का संभालने वाला सबसे तेज प्रमुख बंदरगाह बन गया पारादीप पोर्ट। ये कहां पर है? उड़ीसा में। एयरटेल पेमेंट बैंक भारत का पहला पर्यावरण अनुकूल डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। और अगस्त 2023 में 9वां भारत अंतर्राष्ट्रीय एमएसएमई एक्सपो और सम्मेलन ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसके अलावा कल हम लोगों ने पढ़ा कि देश का पहला यूनिटी मॉल ये मध्य प्रदेश में बनाया जा रहा है, उज्जैन में। और अगस्त 2023 में ही एसबीआई लाइफ के एमडी और सीईओ नियुक्त किए गए हैं अमित झिंगरन। अभय के ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है मानसून, ए पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग। और अभी हाल ही में रूस ने अपना पहला चंद्र लैंडिंग अंतरिक्षयान, पहला नहीं कहेंगे, इसका ये चंद्र लैंडिंग मिशन था लूना 25। ये लेकिन साउथ पोल में उतारने वाला ये बन जाएगा, पहला देश बनेगा, क्योंकि ये 21 अगस्त को लैंडिंग करने वाला है। चंद्रयान 3 को पीछे करेगा। इसके बारे में कल मैंने आपको डिटेल में बताया था। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम बात करेंगे डिटेल करंट अफेयर की, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आजादी के इस पावन पर्व पर दोस्तों आपको 76% का बहुत बड़ा डिस्काउंट दिया गया है। आप अगर कोई सा भी वीडियो कोर्स लेना चाहते हो, एमजेटी ऐप पर जाओ, वहां पर इंडिया 76 कूपन कोड यूज करो और आपको डिस्काउंट मिलेगा बहुत भारी। बहुत ही कम दाम में ये कोर्सेज मिलेंगे आपको। आप जाकर के एक बार लेकर के देखो। एमजेटी एजुकेशन के जो कोर्सेज हैं, क्वालिटी कोर्सेज हैं, उनको आप एक बार देख करके देखो, मजा ही आ जाएगा। एक बार जरूर आप लोग चेक करें। एमजेटी एजुकेशन पर जाइए, यहीं पर आपको मिलेगा। डिटेल के बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में विश्व अंगदान दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे। तो ऑर्गन को डोनेट करने के लिए दोस्तों ये दिवस मनाया जाता है और प्रत्येक वर्ष ये 13 अगस्त को मनाया जाता है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे बताया था। नेशनल ऑर्गन डोनेशन डे बताया था 3 अगस्त को। तो 3 अगस्त को जब बताया था, उसी दिन मैंने रिवीजन में आपको बताया था कि वर्ल्ड वाला 13 अगस्त को इसी महीने में मनाया जाएगा। तो ये वही है। देखो पहले तो अंगदान है क्या, इसको समझो। अंगदान का मतलब यही कि सिंपली अगर कोई कोई व्यक्ति है, अपना कोई ऑर्गन डोनेट करना चाहता है किसी अपने प्रियजन को, तो फिर वो डोनेट कर सकता है। मैक्सिमम केसेस में ये देखा जाता है कि जो मृत व्यक्ति होता है उसके ऑर्गन्स उसके फैमिली वालों से मांगे जाते हैं, जिससे और किसी की जान बचाई जा सके। कभी कभी केसेस ऐसे होते हैं कोई जिंदा ही व्यक्ति अपना ऑर्गन डोनेट करता है अपने प्रियजन को। तो यहाँ पर देखिए, जब इसकी शुरुआत हुई ना, उसके पीछे भी कारण यही था। एक जुड़वा जुड़वा भाई थे, दो जुड़वा भाई थे, रोनाल्ड ली हैरिक। इन्होंने 1954 में सबसे पहले अपने ही जुड़वा भाई को अपनी किडनी दी थी। ठीक है, यानी उसका दान किया था, जिससे उनकी जान बच पाई थी। तो सबसे पहले किडनी ट्रांसप्लांट या कहें कि ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन डॉक्टर जोसेफ मरे ने किया था, और इसके लिए इनको 1990 में जाकर के नोबेल प्राइज भी मिला था। तो फिलहाल 13 अगस्त को ऐसे ऑर्गन को डोनेट करने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। थीम क्या है? स्टेप अप टू वॉलेंटियर, नीड मोर ऑर्गन डोनर टू फिल द लैकुनाई। ओके, चलिए अब कुछ प्रमुख दिवस जो अगस्त महीने के आए हैं उनका आज रिवीजन करेंगे। तो 1 अगस्त को 2 महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए, एक वर्ल्ड लंग कैंसर डे, एक मुस्लिम महिला अधिकार दिवस। 3 अगस्त को मनाया गया भारतीय अंगदान दिवस, जो मैंने अभी आपको बताया। विश्व वाला 13 अगस्त को, भारतीय वाला 3 अगस्त को। 6 अगस्त को वर्ल्ड हिरोशिमा डे। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 9 अगस्त को विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 9 अगस्त को विश्व नागासाकी दिवस। 9 अगस्त को ही विश्व आदिवासी दिवस। 10 अगस्त को मनाया गया दोस्तों विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त को विश्व शेर दिवस। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और 14 अगस्त को विभाजन विभीषका स्मृति दिवस। और 14 अगस्त को ही विश्व अंगदान दिवस और अंतर्राष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया गया। अभी इसके बारे में हम लोग लास्ट में बात करेंगे। ये रहा इंग्लिश स्टूडेंट के लिए, इनको भी आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे अब बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, डब्ल्यूएचओ ने 17 और 18 अगस्त को कहां पर पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन का आयोजन करने की घोषणा की है? तो ये 17 और 18 अगस्त को आयोजित किया जाएगा। ये दोस्तों गांधीनगर गुजरात में आयोजित किया जाएगा। डब्ल्यूएचओ ने यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी घोषणा की है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, कि वो आयोजन करेगा भारत के साथ मिलकर के। क्या होगा? पारंपरिक औषधि शिखर सम्मेलन। ठीक है, ये ट्रेडिशनल मेडिसिन समिट होगा 17 और 18 अगस्त को। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन होते हैं ना, ट्रेडिशनल मेडिसिन मतलब कि जैसे जैसे आप आयुर्वेद के ले लो, ठीक है, औषधियां ले लो, जो जड़ी बूटियां होती हैं, उन सबको लेकर के, उनके भी बड़े महत्व होते हैं, उन्हीं से दवाइयां भी बहुत सारी बनाई जाती हैं। तो फिलहाल गांधीनगर गुजरात में ये आयोजित होगा, डब्ल्यूएचओ के सहयोग से आयोजित होगा। 2022 में डब्ल्यूएचओ ने भारत सरकार के सहयोग से ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। देखो, भारत जो है ना, ये जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है, इसका जन्मदाता तो है ही, आप जानते हो, वेद पुराण से ही हमारे यहाँ इसके बारे में व्याख्या की गई है। लेकिन भारत इसके लिए एक डेडिकेटेड मंत्रालय भी बना चुका है। वो मंत्रालय है आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय, आपको कई बार बताया है मैंने इसके बारे में। सर्बानंद सोनोवाल जी इसके वर्तमान में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। आयुष में आता है आयुर्वेदा, योग चिकित्सा, यूनानी चिकित्सा, सिद्ध चिकित्सा और होम्योपैथी चिकित्सा। तो इन सभी चिकित्साओं के लिए ये एक आयोग बनाया गया है और भारत दुनिया भर में इसको प्रमोट भी कर रहा है। फिलहाल डब्ल्यूएचओ की अगर बात करें हम लोग, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो देखो डब्ल्यूएचओ जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 अप्रैल को। 7 अप्रैल को 1948 में इसके स्थापित किया गया था। 7 अप्रैल को ही इसीलिए हम लोग मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। इसके अलावा याद रखिएगा, इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा में। जिनेवा में इसका हेडक्वार्टर है और टेड्रोस एधनोम इसके अध्यक्ष हैं। टेड्रोस एधनोम को ना, अगर आपको याद हो तो अभी ओलंपिक अवार्ड मिला था, ओलंपिक अवार्ड मिला था, याद है ना? टोक्यो ओलंपिक कराने में ये जापान की काफी मदद किए थे, तो इसलिए इनको ओलंपिक अवार्ड दिया गया था। डब्ल्यूएचओ के बारे में जब आ ही गया है तो याद कीजिए, अभी पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने बात करा था कि इराक जो है, इराक एक देश है, आप जानते हो, इराक जो है इसको ट्रैकोमा मुक्त किया गया था। ट्रैकोमा मुक्त होने वाला ये 18वां देश बना था। इसके अलावा अभी भूटान भी, तो भूटान जो है ये रूबेला मुक्त हुआ था। रूबेला मुक्त होने वाला ये, रूबेला मुक्त होने वाला ये देश बना था। ठीक है, और चाइना को कुछ दिन पहले मलेरिया मुक्त घोषित किया गया था। तो ये चीजें आप डब्ल्यूएचओ से याद रखोगे। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसने पुस्तक कुछ अधूरे शब्द लॉन्च किए? तो दोस्तों अभी हाल ही में आशुतोष अग्निहोत्री जी ने, इन्होंने क्या किया? कुछ अधूरे शब्द नाम से एक बुक लॉन्च की हुई है। ये है आशुतोष अग्निहोत्री और इनकी ये पुस्तक है कुछ अधूरे शब्द। ठीक है, तो इनकी पुस्तक, ये तो अंधेरे में दिख रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। तो ये एक आईएएस ऑफिसर है 1999 बैच के। इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हुई है, जिसमें कुछ प्रमुख की अगर बात करें तो ओस की थपकी, स्पंदन, कलर्स ऑफ माई वॉल्स, ये सभी इनकी पुस्तकें हैं। पिछले दिनों में भी बहुत सारी पुस्तकें आई थी, उनका भी हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जैसे जैसे अभी कल हम लोगों ने बात किया था कि मानसून, मानसून नाम की जो पुस्तक है ये अभय के ने लिखी है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये नीरजा चौधरी की है। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषि राज ने लिखा। मेमोरीज नेवर डाइज, ये डॉक्टर एम नसीमा मैक्यार और डॉक्टर वाई एस राजन ने लिखा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की याद में। एज द व्हील टर्न्स, रंजीत प्रताप की पुस्तक। राग प्रकाश, ये लिखा डॉक्टर ओम प्रकाश ने। ऑल टू प्ले फॉर, इसको लिखा माइकल एस क्राफ्ट ने। प्रिज्म, प्रिज्म जो है इसको लिखा है विनोद मंकारा ने। कलर्स ऑफ डिवोशन, ये अनीता भरत शाह की पुस्तक है। माया मोदी और आजाद, ये पुस्तक सुधा पाई और सज्जन कुमार ने लिखा है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पुस्तक पूछा जा सकता है। द योग सूत्र फॉर चिल्ड्रन, रूपा पाई की पुस्तक। और इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर, ये अशोक कुमार भट्टाचार्य ने लिखी है। ये कुछ पुस्तकें थी, अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में यूपी सरकार ने कहां पर देश का सबसे बड़ा आईटी हब बनाने की घोषणा की? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ में देश का सबसे बड़ा बिगेस्ट आईटी हब यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हब बनाने की घोषणा की है। यहां पर देखिए, तो ये है योगी आदित्यनाथ जी, यूपी में बनवाएंगे कानपुर रोड पर अमौसी के नादरगंज औद्योगिक क्षेत्र में 40 एकड़ की जमीन पर यह बनाया जाएगा। इसे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। 3 भागों में बेसिकली इस योजना को डिस्ट्रीब्यूट करके बनाया जाएगा, जिसके तहत आईटी पार्क, बिजनेस पार्क और इंटरनेशनल इनक्यूबेशन फैसिलिटी सेंटर स्थापित होंगे। तो लखनऊ में होगा। ठीक है, लखनऊ में ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई थी, जिसमें सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ था अभी तक के इतिहास में, आपको याद होगा। फिलहाल यहां पर हम लोग उत्तर प्रदेश की बात करेंगे। चर्चे में आया है करंट अफेयर को लेकर के, तो करंट अफेयर से रिलेटेड कुछ पॉइंट हम लोग रिकॉल कर लेते हैं। जैसे अगर आपको याद हो तो उत्तर प्रदेश के सीएम ने ही अभी सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया था। सीएम डैशबोर्ड लॉन्च किया था। इसके अलावा इन्होंने अभी हाल ही में वेद वन पार्क लॉन्च किया था। वेद वन
पार्क लॉन्च किया था जो कि वैदिक थीम पर आधारित भारत का पहला पार्क है, नोएडा में स्थापित किया गया है। नोएडा में स्थापित किया गया है। कैंसर के मामलों में ये सबसे ऊपर रहा था। कैंसर में मृत्यु के भी मामले में भी, वैसे केसेस के मामले में भी कैंसर में टॉप पर रहा था। टॉप पर रहा था यूपी, सेकंड पर रहा था महाराष्ट्र। इसके अलावा यूपी के सीएम ने ही अभी मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है। खेत सुरक्षा योजना शुरू करने की घोषणा की है, ठीक है ना। तो ये उत्तर प्रदेश से करंट अफेयर के हुए। स्टैटिक पॉइंट अगर आप जानना चाहो तो ये देखो, उत्तर प्रदेश में पॉपुलेशन की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। अगर अगर पूछा जाए कि क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल में है, क्षेत्रफल के हिसाब से है चौथा राज्य, चौथा सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों सबसे ज्यादा जिले 75 जिले हैं। सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें हैं कितनी, 403। सबसे ज्यादा यहां पर विधान परिषद है, 100 सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा में 80 सीट सबसे ज्यादा जाती है, राज्यसभा में भी 31 सीट सबसे ज्यादा यहां से जाती है। क्लियर है। उत्तर प्रदेश जो है ये 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से अपना बॉर्डर शेयर करता है। यहाँ पर आप अगर देखोगे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा हरियाणा, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और इसके बाद छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी सेकंड कार्यकाल वाले ये मुख्यमंत्री हैं, ठीक है ना। बीजेपी पार्टी से 2 बार लगातार सीएम बने हैं। आनंदीबेन पटेल जी यहाँ के गवर्नर हैं। उत्तर प्रदेश में दोस्तों एकमात्र नेशनल पार्क है जो कि कहां पर है, लखीमपुर खीरी में है, दुधवा नेशनल पार्क। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य भी है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, चंद्रप्रभा गेम सेंचुरी है, इसके अलावा इटावा लायन सफारी है, ठीक है। और चरकुला, नौटंकी, रासलीला, रामलीला, धोबिया, थाली, पौता छोरा, ये प्रमुख यहाँ के लोक गीत, लोक नृत्य कह सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है यहाँ की लोक कला। यहाँ की लोक कला है चौक पूर्णा। क्या है, चौक पूर्णा। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2023 में जारी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है। तो अभी राजकोषीय स्वास्थ्य रिपोर्ट आई और इसमें टॉप पर रहा है महाराष्ट्र। एक सर्वे किया गया, 17 राज्य जिसमें शामिल किए गए, और इस सर्वे में एक रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट में यह पता लगाया गया कि मतलब कि किस राज्य में जो राजकोषीय भंडार होता है, ठीक है, उनका मतलब वो अच्छे स्थिति में है, स्वस्थ कंडीशन में है, वहां की ठीक ठाक है, बहुत ज्यादा लोन वगैरह में नहीं डूबी हुई है। तो यहाँ पर देखिए डाइचे बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य अर्थशास्त्री हैं कौशिक दास। इन्होंने 17 राज्यों पर रिसर्च किया और उनके वित्तीय रिपोर्ट, वित्तीय स्वास्थ्य पर एक रिपोर्ट ये जारी की हुई है। महाराष्ट्र इसमें टॉप पर रहा है। देखिए छत्तीसगढ़ गरीब राज्यों में गिना जाता है, लेकिन देखो छत्तीसगढ़ यहाँ पर सेकंड टॉप पर है, ठीक है। मतलब कि ये जो है अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक ठाक स्थिति में रखा हुआ है। गरीब है वो बल अलग बात है। थर्ड पर उड़ीसा है, चौथे पर तेलंगाना, फिर झारखंड है। अगर सबसे खराब वित्तीय स्वास्थ्य की अगर रिपोर्ट बात करें तो उन राज्यों में बिहार सबसे नीचे है, फिर राजस्थान, फिर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है, ठीक है। चलिए अब यहां पर महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र टॉप पर आया हुआ है। तो महाराष्ट्र में अगर आपको याद हो, एकनाथ शिंदे यहाँ के तो सीएम हैं, अजीत पवार यहाँ के अभी उप मुख्यमंत्री बने हैं। अजीत पवार ये दूसरे उप मुख्यमंत्री बने हैं, दूसरे उप मुख्यमंत्री। इनसे पहले एक और कौन है, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस हैं, ठीक है। तो ये दोनों हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अपना बॉर्डर गुजरात से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, तेलंगाना से और कर्नाटका से और इधर गोवा से अपना शेयर करता है। महाराष्ट्र में दोस्तों लोनार झील है जो कहा जाता है कि ये एक एस्टेरॉइड से गिरने की वजह से बनी है। अच्छा, ये चर्चे में 2019 में तब आई थी जब इसका पानी पिंक हो गया था, यानी गुलाबी हो गया था। गुलाबी लेक इसीलिए इसे कहा जाता है, पिंक लेक कहा जाता है, गुलाबी झील, ठीक है। शिवसागर भी है, वेन्ना विहार भी है, ठीक है ना। नेशनल पार्क में अगर बात करें तो टोपा राष्ट्रीय उद्यान है, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान है, भीमा शंकर वन्य अभ्यारण्य है, भोर घाट, थाल घाट, अंबा घाट, ये प्रमुख यहाँ के दर्रे हैं। यहाँ पर लावड़ी, पोवड़ा, कोली प्रमुख लोक नृत्य आता है। अच्छा, महाराष्ट्र पिछले दिनों में क्यों क्यों चर्चे में आया था, तो मैंने आपको बताया था लापता महिलाओं की संख्या में अगर देखा जाए तो महिलाओं के मामले में ये टॉप पर रहा था, और अगर गर्ल्स और विमेन्स दोनों जोड़ लिया जाए तो उसमें मध्य प्रदेश टॉप पर रहा था, ठीक है। और साथ ही साथ ये निर्यात तैयारी सूचकांक में दूसरे स्थान पर है। निर्यात तैयारी सूचकांक में ये सेकंड पर रहा था, फर्स्ट पर तमिलनाडु रहा है, नीति आयोग का है, बहुत इंपॉर्टेंट, उसे याद रखिएगा रिपोर्ट, ठीक है। इसके अलावा महाराष्ट्र जेलों में वीडियो कॉलिंग शुरू करने वाला ये पहला राज्य बना था, महाराष्ट्र, ठीक है। इसके अलावा बाकी चीजें मैं आपको बता दिया हूं। आगे बढ़ते हैं। रमेश बैसी यहाँ के गवर्नर हैं। पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री किसे बनाया गया, ये देखिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। अनवर उल हक कक्कड़,
अनवर उल हक कक्कड़, इनको पाकिस्तान का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है क्योंकि वहां की संसद भंग हो चुकी है। कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि पाकिस्तान में संसद जो है उसको भंग किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? जिससे 3 महीने का समय मिल सके, यानी कि 90 दिन का समय मिल सके चुनाव कराने को लेकर के। तो यहाँ पर ये देखिए, इनको नया प्रधानमंत्री अभी कार्यवाहक बना दिया है। क्यों? क्योंकि वहां के संविधान में एक रूल है कि देखो, जब संसद भंग हो जाती है या जब चुनाव कराना होता है तो फिर एक कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है। ऐसी स्थिति में जो निगरानी करता है, और वो जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री होता है वो पक्ष विपक्ष दोनों की से नहीं होना चाहिए। तो ये जो है ये बलूचिस्तान आवाम पार्टी या कहें बाप पार्टी से हैं, ठीक है। तो इनके विधायक हैं फिलहाल, और इनको चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए नियुक्त किया गया है। उस दिन भी मैंने आपको बताया था कि 3 महीने का मौका मिलेगा अगर ये भंग हो जाती है संसद। तो संसद के 3 दिन, संसद खत्म होने के 3 दिन पहले ये भंग कर दिए थे, ठीक है, वहां के जो पीएम हैं। और बवाल तो तब उठा है जब इमरान खान को जेल में डाल दिया गया है। जी, इमरान खान पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको क्यों डाला गया है, ये आपसे क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो आप बताइएगा। तोसे खाने के मामले में भ्रष्टाचार में वो लिप्त पाए गए और उसकी वजह से उनको अभी गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया। तोसा खाना क्या है? देखो, जब देश दुनिया के जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह जब जाते हैं कहीं पर रिप्रेजेंट करने, किसी देश में, किसी समझ लो आधिकारिक मीटिंग वगैरह में जाते हैं, कभी कभी क्या होता है वहां पर उनको कुछ गिफ्ट, कुछ उपहार मिलते हैं। तो जो गिफ्ट, जो उपहार वगैरह मिलते हैं ना, तो अगर कोई प्रधानमंत्री ये सोच ले कि ये तो हमको मिला है, तो हमको मिला है, हम अपने घर ले जाएंगे, तो वो गड़बड़ होता है। वो ऐसा नहीं होता है, वो उस देश के रिप्रेजेंटेटिव को दिया गया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया गया था, इमरान खान जब प्रधानमंत्री थे तो वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को दिया गया था, ना कि इमरान खान को दिया गया था। लेकिन ये भाई साहब ये चीज नहीं समझ पाए, ये ले गए घर उसको, और जब घर ले गए तो फिर बाद में इनको इसी मामले में जेल करा कर दिया गया, ठीक है। और ऐसा थोड़ा मोड़ा नहीं था, बहुत कीमती चीजें थी, बहुत सारी चीजें बेच खाए थे। फिलहाल अभी अनवर उल हक जो है ये यहाँ के पाकिस्तान के कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं। वहां पर राजधानी वहां की इस्लामाबाद है, प्रधानमंत्री अभी है नहीं, मुद्रा इनके पास बची नहीं है। आगे बढ़ते, वैसे आपको भी ज्यादा मुद्रा नहीं पे करनी पड़ेगी अगर आप इस बैच को आज के टाइम पर लेते हो। तो कोई सा भी बैच जो है आज अगर आप देखोगे 76% का ह्यूज डिस्काउंट दिया जा रहा है। इतना बड़ा डिस्काउंट अभी तक कभी नहीं दिया गया। इस डिस्काउंट के लिए आपको इंडिया 76 कूपन कोड यूज करना है एमजेटी ऐप पर जाकर के। अब देखो कैसे लेना है, आपको जाना है यहाँ पर वीडियो कोर्स सेक्शन में। अगर ई बुक लेना है तो ई बुक भी जाओ ले लो, बहुत सस्ते दाम में ई बुक हो चुकी है, समझ लो। क्योंकि ई बुक वैसे ही ज्यादा प्राइस का होता नहीं, उस पर 76% लगाओगे तो डिस्काउंट तो और कम हो जाएगा। अगर आप वीडियो कोर्स में जाओगे तो वहां पर आपको कैटेगरी वाइज बहुत सारे मिलेंगे, एक सब्जेक्ट वाइज मिलेगा, एक मिलेगा एग्जाम वाइज, कि वहां पर कूपन कोड करना वहां मिल जाएगा। किसी को कोई दिक्कत आती है, जैसे कुछ लोग को ऐप ओपन होने में इशू आ रहा है अभी, तो देखो जब लोड बढ़ता है तो कभी कभी इशू आने लगता है। अगर आप कोई वीपीएन यूज करते हो, अगर आप अल्ट्रा डाटा सेविंग मोड यूज कर रहे हो तो इनको ऑफ कर दो, आपका ऐप चलने लगेगा। फिर भी नहीं कनेक्ट होता, नहीं ओपन हो रहा है, तो आप किसी से वाईफाई से कनेक्शन से ऑन करा करके तब देखना, एक बार ट्राई करना, तो ऑन हो जाएगा, ठीक है ना, चलने लगेगा। किसी किसी को ये प्रॉब्लम आ रही है, 1-2% लोगों को, तो ये इशू भी आपका सॉल्व हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत आती है तो व्हाट्सएप है, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कीजिए, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, ठीक है। चलिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कहां पर 17 अगस्त को प्रोजेक्ट 17A युद्धपोत विंध्यगिरि लॉन्च किया गया? तो देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा 17 अगस्त को ये एक्चुअली में लॉन्च किया जाएगा, कोलकाता में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए एडवांस न्यूज ली जा रही है, ठीक है। तो 17 अगस्त को फिलहाल ये युद्धपोत लॉन्च किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जी माननीय राष्ट्रपति ये जाएंगी कोलकाता में, इसे लॉन्च करेंगी, आईएनएस विंध्यगिरि, देखिए कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब ये जो है प्रोजेक्ट 17A का हिस्सा है। प्रोजेक्ट 17A के तहत दोस्तों 7 युद्धपोत बनाए जा रहे हैं, जिनमें से अगर इसकी बात करें तो ये जो है ये तो बनाया गया अभी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स और इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा। तो इनके द्वारा 3 टोटल बनाए जा रहे हैं, इनमें से एक है, और 4 जो है वो मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो 4 3 7 ये हो जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल 17A का ये छठा युद्धपोत है जो अभी लॉन्च किया जा रहा है, ये छठा वाला है, ठीक है ना, जिसको शामिल किया जाएगा। अगला, एनसीईआरटी ने भारत में पाठ्य पुस्तक संशोधन के लिए कितने सदस्य पैनल का गठन किया? तो एनसीईआरटी के द्वारा अभी 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है, जिससे पाठ्य पुस्तकों में संशोधन किया जा सके। अगर आपको याद हो, केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले घोषणा की थी, लगभग 1 महीने के आसपास हो गए, कि वो एनसीईआरटी के सिलेबस में कुछ चेंजेस करना चाह रही है। बहुत सारे चैप्टर्स हटाए गए जिनको लेकर के विवाद हुआ था। तो यहाँ पर इसी विवाद को देखते हुए
या कहें कि एक्सपर्ट्स की सलाह लेने के लिए 19 सदस्यीय पैनल का गठन किया गया है। वो जो एक्सपर्ट्स होंगे वो अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे, उसके बाद उसमें चेंजेस किए जाएंगे, कौन कौन से चेंजेस जहां जहां पर करने होंगे। तो ये कक्षा 3 से लेकर के कक्षा 12 तक के जो छात्र हैं उनके सिलेबस में चेंजेस किए जाएंगे, अपग्रेड किया जाएगा एक प्रकार से। तो एनसीईआरटी ने इसे घोषणा किया है। अच्छा, कौन कौन शामिल है? तो उसमें दोस्तों सुधा मूर्ति जी भी हैं। सुधा मूर्ति आप जानते हो, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की सास, ठीक है ना, सुधा मूर्ति, ये नारायण मूर्ति की पत्नी है, इन्फोसिस के जो डायरेक्टर हैं उनकी वाइफ है ये। और ये बहुत फेमस राइटर भी हैं, पुस्तकें भी बहुत लिखती हैं, परोपकारी संगठन वगैरह भी बहुत सारे चलाती हैं। प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के जो EACAPM हैं वो हैं विवेक देबराव, ये रहेंगे। संजीव सान्याल जी भी रहेंगे। RSS विचारक चामू कृष्ण शास्त्री भी रहेंगे। शंकर महादेवन जी रहेंगे, बहुत ही फेमस गायक हैं ये। अध्यक्षता कौन करेगा? महेश चंद्र पंत, ये इंपॉर्टेंट है, इनका नाम आपको याद रखना है। इस समिति की अध्यक्षता ये कर रहे हैं जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड प्लानिंग इन एडमिनिस्ट्रेशन के चांसलर हैं। ठीक है, तो 3 से 12वीं तक का सिलेबस तैयार करने के लिए किया गया है। एनसीईआरटी के बारे में जान लो। एनसीईआरटी का मतलब नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है, जो जब भी आपका बुक में कोई डाउट फंसता है, कोई डाटा फंसता है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रेफर करते हैं कि एनसीईआरटी में इसका वो देते हैं कि एनसीईआरटी में ये चीज है तो यही चीज मानना है होगा। ये भारत सरकार का अथेंटिक है, मतलब ये सब जगह मान्य होगा। 1961 में इसकी स्थापना हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है। दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं ये इसके अध्यक्ष हैं, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस मंत्रालय ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ओडीओपी वाल का शुभारंभ किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा ओडीओपी वाल का शुभारंभ किया गया है। अब देखो ओडीओपी वाल क्या होगा, इसमें वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की चीजें रखी जाएंगी। मैंने आपको कल भी एक चीज बताया था, यूनिटी मॉल, उसमें भी आपको चीजें समझाई थी कि लोकल फॉर वोकल थीम को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, चीजें उत्पादन की जा रही हैं किसानों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, उन प्रोडक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत देखो यहाँ पर भी एक शॉपिंग मॉल टाइप का है, तो ये एक वाल है, ओडीओपी वाल कहा जाएगा। इसमें सारे प्रोडक्ट रखे होंगे और इनकी बिक्री कराई जाएगी। इसमें और कौन कौन सहयोग दे रहा है? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट वाला जो पूरा का पूरा योजना है उससे सहयोग मिलेगा। दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत ये सब मिलकर के इसका संचालन करेंगे, इस वाल का। क्लियर है ना? अब एक और जरूरी बात, अब यहाँ पर ओडीओपी आया है तो ओडीओपी से रिलेटेड मैं आपको कुछ चीजें रिवाइज करवाता हूं। जैसे अगर पूछा जाए एक जिला एक उत्पाद यानी कि ओडीओपी, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ओडीओपी लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन था? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश। एक जिला एक उपज अगर पूछा जाए तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने ही एक जिला एक शिल्प भी शुरू किया था। और अगर आपसे पूछा जाए एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना किसने शुरू की, तो आप बताएंगे हरियाणा ने। और अगर आपसे पूछा जाए वन स्कूल वन आईएएस किसने शुरू की, तो आप बताएंगे केरल ने शुरू की है, केरल के गवर्नर ने शुरू की थी। और अगर आपसे पूछा जाए वन स्टेशन और वन प्रोडक्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद, ठीक है, इसको किसने शुरू की, आप बताना दक्षिण मध्य रेलवे ने शुरू किया है। याद रहेगा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप याद रखना, रिकॉल कर लेना। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने सीमा पर नजर रखने के लिए कौन सा ड्रोन तैनात किया? तो देखो इंडिया की जो एयरफोर्स है ना, वो एक साथ चाइना और इंडिया के बॉर्डर पर नजर बनाए रखने के लिए अभी हेरॉन मार्क 2 नाम से ड्रोन लॉन्च किए हैं। हेरॉन मार्क 2 ड्रोन ये निगरानी करेगा। देखिए कुछ इस प्रकार से ये ड्रोन होगा। तो इंडिया का ये हेरॉन मार्क 2 ड्रोन एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों पर नजर रख सकेगा। 3000 किलोमीटर तक ये एक बार में उड़ान भर सकता है। इसकी स्थिरता 24 घंटे यानी 24 घंटे तक ये काम कर सकता है, उड़ सकता है। ठीक है, अब देखो भारतीय वायुसेना के बारे में अगर बात करें तो 1932 में स्थापित हुई थी 8 अक्टूबर को, इसीलिए 8 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं वायुसेना दिवस। वायुसेना दिवस मनाते हैं। मुख्यालय नई दिल्ली में है। विवेक राम चौधरी जी इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं, वायुसेना अध्यक्ष हैं। ठीक है, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। मोटो इसका बड़ा इंपॉर्टेंट है, मोटो आपसे पूछा जाएगा, नभः स्पृशा दीप्तम, टच द स्काई विद ग्लोरी। बहुत इंपॉर्टेंट थीम है, आप याद रखिएगा मोटो। तो ये थे टॉप 10 क्वेश्चन। अच्छा एक क्वेश्चन और है, इसको भी ले लो। निम्न में से किस थीम के साथ 13 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय लेफ्ट हैंडर्स डे मनाया गया? लेफ्ट हैंडर्स डे, ठीक है, लेफ्ट हैंड से लिखने वालों के लिए या लेफ्ट हैंडी जो पर्सन होते हैं उनके लिए ये दिवस मनाया जाता है। 13 अगस्त को ये मनाया जाता है। और इस बार इसकी थीम क्या रखी गई है? ये थीम रखी गई है लेफ्ट हैंडर्स इन स्पोर्ट्स। ठीक है, आप
डियागो मैराडोना को देखो, लियोनल मेसी को देखो, ये सभी लेफ्ट हैंडर्स हैं। ठीक है, दुनिया में मतलब आप अगर यूरोपियन सेक्टर में देखोगे ना, वहाँ मैक्सिमम लोग लेफ्ट हैंडर्स होते हैं। फिलहाल इसकी थीम लेफ्ट हैंडर्स इन स्पोर्ट्स है, इसको ध्यान रखिएगा। और इसी के साथ आज की जो करंट अफेयर होती है वो होती है समाप्त। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कंटेंट पसंद आया होगा। एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, देखिए अपना टारगेट जो है वो तेजी से चल रहा है। अगर आप लोग सपोर्ट ऐसे बनाए रखोगे तो और आगे चलेगा। डेली आपको शेयर करना है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। यहाँ पर देखो आपको इतना अच्छा क्वालिटी कंटेंट दिया जा रहा है बिना कोई पैसा लिए, तो आप जो है इसको शेयर करो। शेयर तो कर ही सकते हो, आप शेयर करो इसको। जबरदस्त तरीके से हम लोग अपना टारगेट अचीव करेंगे 3 सितंबर को 20,000 व्यू का। ठीक है, तो आप जो है इसको शेयर कीजिए। टेलीग्राम वगैरह पर भी चीजें मिलती हैं, आप ग्रुप्स में भी शेयर कर सकते हैं वीडियो, व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह, मतलब जहां भी आप शेयर कर पाओ शेयर करते रहो। कल का हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं, T+1 निपटान तंत्र लागू करने वाला भारत दूसरा देश है। पहला देश पूछा जाएगा तो आप चीन बताइएगा। नया विधेयक 2023 के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति में इनमें से कौन होंगे? तो मैंने आपको बताया था कैबिनेट मंत्री होंगे, लोकसभा में विपक्ष के नेता जो हैं वो होंगे, और प्रधानमंत्री होंगे। तो यानी उपरोक्त सभी होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाया गया है। ठीक है, आज आपको क्या बताना है, एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में खिताबी जीत के बाद भारतीय हॉकी टीम FIH रैंकिंग में किस स्थान पर पहुंच गई है? ये जबरदस्त क्वेश्चन है, बताइएगा। जबरदस्त क्वेश्चन है। प्रसिद्ध पुस्तक नालंदा के लेखक कौन है? तो दोनों क्वेश्चन के बारे में जो भी पता हो आप डिटेल में जरूर आंसर करिएगा। मिलते हैं दोस्तों अब अगली वीडियो में। वीडियो कैसी लगी है आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एक बार फिर से 15 अगस्त की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।